नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो शुरुआत में बस अपने ही महाद्वीप तक सिमट कर रहना चाहता था, वो अचानक पूरी दुनिया का पुलिसमैन यानी विश्व का थानेदार कैसे बन गया? मतलब ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ होगा, है ना? इसका जवाब इतिहास, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति के एक बहुत ही गहरे जाल में छुपा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम अमेरिका की उसी दिलचस्प यात्रा को डिकोड करेंगे, एक ऐसे संकोची राष्ट्र की कहानी जो धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया। आज के इस विश्लेषण में हम अमेरिकी कूटनीति के कुछ सबसे अहम ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरेंगे। मॉनरो डॉक्ट्रिन से लेकर वर्ल्ड वॉर II का आर्थिक प्रभाव, कोल्ड वॉर, नाटो, वियतनाम, इराक युद्ध और फिर आज की महाशक्ति प्रतिद्वंदिता, ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनरो डॉक्ट्रिन की, यानी अमेरिका की क्षेत्रीय शुरुआत। अमेरिकी विदेश नीति की जो असली नींव है ना, वो 19वीं सदी की शुरुआत में उनके अपने ही घर के आसपास रखी गई थी। हुआ कुछ यूं कि 1823 में जेम्स मुनरो ने एक सिद्धांत पेश किया। शुरुआत में ये यूरोप के लिए बस एक हल्की सी चेतावनी थी कि भाई हमारे इलाके में उपनिवेशवाद मत फैलाओ। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता, 1895 का ओल्नी कॉरलरी आया और फिर 1904 का रूजवेल्ट कॉरलरी, इन सब ने मिलकर इस सिद्धांत को पूरी तरह बदल दिया और अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में एक प्रमुख शक्ति और मध्यस्थ बन गया। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मॉनरो डॉक्ट्रिन का सीधा सा मतलब था, नई दुनिया और पुरानी दुनिया बिल्कुल अलग अलग रहेंगी, कोई दखलंदाजी नहीं। और सच कहें तो इसी एक नीति ने आगे चलकर अमेरिकी वर्चस्व की वो मजबूत नींव रखी, जहां अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि उसके पड़ोस में किसी भी बाहरी ताकत का आना सीधे सीधे उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। खैर, अब 20वीं सदी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है वर्ल्ड वॉर II और उसका अर्थव्यवस्था पर असर। यही वो दौर था जिसने अमेरिका को एक क्षेत्रीय ताकत से एक निर्विवाद वैश्विक महाशक्ति बना दिया। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ ना, तो जहां एक तरफ पूरा यूरोप और एशिया बुरी तरह तबाह हो चुके थे, वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2 गुनी हो गई थी। जरा सोचिए, 1950 के दशक के मध्य तक पूरी दुनिया की लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल था। 60%। और इस अपार आर्थिक ताकत का इस्तेमाल उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अपनी कूटनीति में किया। 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स समझौते ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों की स्थापना की, जिससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डॉलर से बंध गई। और फिर 1970 के दशक में जब पेट्रो डॉलर सिस्टम आया तो बात ही पक्की हो गई। मतलब दुनिया भर में तेल का व्यापार अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगा। ये पूरी दुनिया को एक अमेरिकी ढांचे में ढालने की एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति थी। लेकिन डॉलर पर टिकी इस नई दुनिया को जल्द ही एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अब आते हैं कोल्ड वॉर और नेटो पर, यानी रोकथाम का युग। 20वीं सदी का दूसरा आधा हिस्सा पूरी तरह से इसी वैचारिक और सैन्य टकराव के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें सबसे अहम शब्द है कंटेनमेंट, यानी रोकथाम। ट्रूमन डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका ने दुनिया भर में सोवियत प्रभाव और साम्यवाद को आगे बढ़ने से रोकने की एक बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखें तो इस नीति का सीधा सा मतलब था पश्चिमी समर्थक गठबंधनों को मजबूत करना और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सीधा हस्तक्षेप करना। इस समय दुनिया 2 विशाल सैन्य गठबंधनों में बंट चुकी थी। एक तरफ था 1949 में बना अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो, जो एक रक्षात्मक गठबंधन था, और ठीक उसके सामने था 1955 का वॉर्सॉ पैक्ट, जिसका मुख्य काम था पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभाव कायम रखना। इन दोनों गुटों के बीच खिंची उस आयरन कर्टन ने पूरी दुनिया को एक खौफनाक गतिरोध में फंसा दिया था। और हाँ, इस लड़ाई में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र भी एक बड़ा हथियार था। 1948 के मार्शल प्लान को ही ले लीजिए। इसके तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप को दोबारा खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए। लेकिन देखिए, ये कोई निस्वार्थ दयालुता नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि जो देश अमेरिका का कर्जदार होगा वो जाहिर है अमेरिका का ही साथ देगा। इस आर्थिक मदद का इस्तेमाल कमजोर हो चुके देशों की वफादारी जीतने और वहां साम्यवाद को पनपने से रोकने के लिए किया गया। मगर रोकथाम की ये नीति हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रही। अब बात करते हैं वियतनाम और उन तमाम प्रॉक्सी वॉर्स की जो एक खतरनाक दलदल साबित हुए। जब महाशक्तियों की विचारधारा की ये लड़ाई
तीसरी दुनिया के देशों में असली जंग में बदल गई तो इसके नतीजे बहुत ही खौफनाक हुए। वियतनाम युद्ध बिल्कुल ऐसा ही एक प्रॉक्सी वॉर था। ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो हम साफ देख सकते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका और वियतनाम दोनों ही तरफ भयानक जानी नुकसान हुआ। इस जंग में जो विफलता मिली और उसके बाद अमेरिका के अंदर जो घरेलू अशांति फैली, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख काफी गिरी। इस सब के चलते अमेरिका को मजबूर होकर कुछ समय के लिए सोवियत संघ और चीन के साथ अपने तनाव को कम करने की नीति अपनानी पड़ी। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का ये कोट उस समय की उलझी हुई राजनीति को बहुत अच्छे से बयान करता है। असल में उस वक्त अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बीच दक्षिण पूर्व एशिया में कई लेयर्स वाली एक भू राजनीतिक शतरंज खेली जा रही थी। ये सब सिर्फ साम्यवाद को रोकने भर का मामला नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे की रणनीतिक सीमाओं को परखने की एक बड़ी कोशिश थी। खैर, समय का पहिया घूमा। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब हम आते हैं इराक युद्ध और उस एक ध्रुवीय दुनिया पर। एक ऐसा दौर जहां अमेरिका दुनिया की इकलौती बची हुई महाशक्ति था। इस एक ध्रुवीय दुनिया की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण 2003 का इराक युद्ध था। इस आक्रमण के जो आधिकारिक उद्देश्य जनरल फ्रैंक्स ने बताए थे, उनमें सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकना, सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMDs को खत्म करना, आतंकवादी नेटवर्क को खदेड़ना और तेल क्षेत्रों को सुरक्षित करना शामिल था। ये वो कारण थे जो उस वक्त दुनिया के सामने रखे गए। लेकिन अब जरा इसके परिणामों पर गौर करते हैं। 9/11 कमीशन और चिलकोट रिपोर्ट के जो निष्कर्ष आए, उन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी। WMDs और अल-कायदा से संबंधों के जो दावे किए गए थे, उनकी भारी आलोचना हुई, क्योंकि वहां ऐसे कोई हथियार मिले ही नहीं। और इस आक्रमण के दीर्घकालिक परिणाम, इराक में एक भयंकर सांप्रदायिक गृह युद्ध छिड़ गया, जिसने आगे चलकर आइसिस जैसे खतरनाक चरमपंथी समूहों को जन्म दिया। इतिहास के इन पन्नों को पलटने के बाद सवाल ये उठता है कि आज हम कहां खड़े हैं। ये हमारा आखिरी पड़ाव है, आज की महाशक्ति होड़। क्या हम एक बहुध्रुवीय भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? आइए देखते हैं कि अतीत के वो पुराने सिद्धांत आज के भू राजनीतिक तनावों को कैसे हवा दे रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इतिहास अक्सर खुद को नए कपड़ों में दोहराता है। आजकल राजनीतिक चर्चाओं में एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, डॉन रॉय डॉक्ट्रिन। असल में ये उसी 1823 वाले पुराने मोनरो डॉक्ट्रिन का ही एक नया रूप है। यानी आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसी क्षेत्रीय दबदबे वाले विचार को फिर से जिंदा किया जा रहा है। और बदलाव सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर नहीं हो रहा है, बल्कि वैश्विक गठबंधनों की तस्वीर भी बदल रही है। जैसे कि हाल के अमेरिकी प्रशासनों ने अपने नाटो सहयोगियों पर साफ दबाव डाला है कि वो अपने रक्षा बजट को GDP के 5% तक बढ़ाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि अब अमेरिका अपने सहयोगियों से आर्थिक बोझ साझा करने की कितनी सख्त मांग कर रहा है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से आज वैश्विक व्यापार का संतुलन बदल रहा है और पुराने सैन्य गठबंधनों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या दुनिया के उस अकेले अमेरिकी पुलिसमैन का युग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों में वैश्विक राजनीति का पूरा नक्शा तय करेगा।